भावना त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड को नई रेल सेवा की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई और नियमित संचालन की शुरुआत की। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ये ट्रेन काशीपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने इसे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास और बेहतर संपर्क की नई जीवन रेखा बताया। वहीं रेल मंत्री की से कहा गया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ट्रेन का संचालन बढ़ा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई सेवा से यात्रियों, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। तो देखिए, प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई है। सीएम धामी और रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड को नई रेल सेवा की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने इसे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास और बेहतर संपर्क की जीवन रेखा बताया। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इस ट्रेन का संचालन हर दिन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई सेवा से यात्रियों, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। बहरहाल सप्ताह में ये नई एक्सप्रेस 2 दिन चलेगी, लेकिन अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इसका संचालन हर रोज किया जाएगा। सीएम धामी और रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण सौगात मानी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री ने नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। सप्ताह में 2 दिन ये नई एक्सप्रेस चलेगी। हालांकि ये कहा गया है रेल मंत्री की ओर से कि अगर यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है तो इस ट्रेन का संचालन हर रोज किया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर सप्ताह में केवल 2 दिन ट्रेन का संचालन होगा। उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात दी गई है। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और रेल मंत्री ने। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सौगात के बाद क्षेत्र के विकास को और रफ्तार मिलने वाली है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण और क्षेत्रीय विकास को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। नई सेवा से यात्री, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बहुत लाभ मिलने वाला है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार होगा। पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। घाट का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। घाट का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को इससे नई गति मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार किया जाएगा और इसके लिए 115 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसको लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि घाट का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को भी नई गति इससे मिलने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पुनरुद्धार के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है और इससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने वाली है। साथ साथ विकास तो होगा ही, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और इससे उत्तराखंड को फायदा होगा, ऋषिकेश को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। टेलीविजन स्क्रीन पर वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर बताया कि आधुनिक सुविधाओं के साथ घाट का विकास होगा, जिससे विकास के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। पुनरुद्धार के लिए राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। 115 करोड़ स्वीकृत किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, धार्मिक पर्यटन को त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार से और ज्यादा गति मिलेगी।
खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये बड़ी जानकारी साझा की। तो देखिए, ऋषिकेश के लिए ये बड़ी सौगात, त्रिवेणी घाट का पुनरुद्धार करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया और इसके लिए 115 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी स्वीकृति सरकार की ओर से दी जा चुकी है। वहीं देहरादून में 26 जुलाई को आयोजित होने वाले कारगिल विजय दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गांधी पार्क पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बैठने की व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा और बारिश को देखते हुए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्री ने बताया कि 25 जुलाई को शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक रन फॉर कारगिल हीरोज का आयोजन किया जाएगा। 26 जुलाई को होने वाले मुख्य समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और कारगिल शहीदों के परिजनों, वीर नारियों एवं वीर माताओं का सम्मान कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। तो कारगिल विजय दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस दौरान कारगिल शहीदों के परिजनों, वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित करने का काम कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। 26 जुलाई को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 25 जुलाई को शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक रन फॉर कारगिल हीरोज का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के एमएसएमई कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुड़की के माटी कला बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में माटी कला से जुड़े प्रजापति समाज के कारीगरों को सम्मानित किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं और माटी कला से जुड़े लोगों ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में कारीगरों ने कैबिनेट मंत्री को मिट्टी की उपलब्धता के बारे में भी बताया। साथ ही कारीगरों को प्रोत्साहित करते हुए संबोधित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने मिट्टी पर लगे प्रतिबंध सहित कई समस्याओं से लोगों ने अवगत कराया। इसके बाद कारीगरों ने मिट्टी की उपलब्धता को सुगम बनाने और साथ ही माटी कला व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग भी की। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस खास मौके पर राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, मेयर अनीता ललित अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश गिरी, राज्य मंत्री आदेश सैनी सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, माटी कला से जुड़े कारीगर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो देखिए, रुड़की में माटी कला से जुड़े लोगों से कैबिनेट मंत्री ने बातचीत की, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं कैबिनेट मंत्री के सामने रखी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तमाम बड़े चेहरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री खुद पहुंचे, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं रखी कैबिनेट मंत्री के सामने। किस तरह से मिट्टी पर लगे हुए प्रतिबंध की वजह से उन्हें परेशानी आ रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। माटी कला से जुड़े लोगों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और मेयर अनीता ललित अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। माटी कला से जुड़े लोगों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। देहरादून में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक में साल 2025-26 तक के स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। साथ ही बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी गई। बैठक समग्र शिक्षा परियोजना के तहत कार्य कर रही संस्थाओं को मंत्री ने फटकार लगाते हुए कार्य समय पर पूरा करने को कहा। इतना ही नहीं, मंत्री ने कार्य समय पर पूरा ना होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाए, उनको शीघ्र शुरू करने की बात भी की गई। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निश्चित समय में जल्द से जल्द सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाए। बैठक में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा पोंडे, साथ ही अपर
परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के एस रावत, उप राज्य परियोजना निदेशक पल्लवी नैन, अजीत भंडारी, प्रद्युमन सिंह रावत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो देखिए, इस महत्वपूर्ण मंथन के दौरान ये निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द तय समय सीमा के अंदर सभी काम पूरे हों। मंत्री ने कार्य समय पर पूरा ना होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं उनको जल्द से जल्द तय समय के अंदर पूरा करने को कहा। बैठक में विद्यालय शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा कुंडे भी मौजूद रहीं और ये साफ निर्देश कैबिनेट मंत्री की ओर से दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों के शुरू ना होने पर नाराज नजर आए हैं कैबिनेट मंत्री। सभागार में समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी है कि अगर काम में अनियमितता बरती या निर्माण कार्य में अब जरा भी देरी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काम समय पर शुरू ना होने पर शिक्षा मंत्री नाराज नजर आए। वहीं चमोली के बद्रीनाथ धाम में कथित दान राशि चोरी मामले में दूसरे आरोपी राजेंद्र चौहान को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन और प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। चमोली पुलिस के मुताबिक इस मामले में हाल ही में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बद्री केदार समिति की ओर से आवंटित उसके कमरे की तलाशी में विदेशी मुद्रा, केसर के डिब्बे और कुछ अन्य सामान बरामद होने की जानकारी दी गई। पुलिस का कहना है कि विशेष जांच दल यानी एसआईटी अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दान राशि चोरी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अभी एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, इससे पहले प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 8 जुलाई को कोतवाली श्री बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मंदिर की समिति जो है उसके अधिकारी श्री युद्धवीर पुष्पाण के द्वारा एक तहरीर लिखवाई गई थी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 6/26 अंतर्गत धारा 306, 316 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। जोशीमठ से पूछताछ के लिए बद्रीनाथ लाया गया था और पूछताछ में जब ये बात आई और सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाए गए, माननीय न्यायालय के समक्ष गोपेश्वर में राजेंद्र सिंह चौहान को प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी विवेचना में सफलतापूर्वक। ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, एक और गिरफ्तारी उस पूरे मामले में, क्या अपडेट कार्रवाई को लेकर? दान चोरी मामले में जिस तरह से एक के बाद एक पर्दे खुलती जा रही है, एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ाती जा रही है। एक एक करके जो दोषी है वो जो है अब एसआईटी की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हुई थी, जहां उन्हें पूछताछ के लिए लेके जाया गया था और उनको गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब जो दूसरी गिरफ्तारी सामने आई है वो राजेंद्र चौहान की गिरफ्तारी सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक लंबा वक्त जो है 32 साल की सेवा में लगाया था और जब ये रिटायर होने वाले थे अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में इन्होंने वो गलती कर दी जिसका पाप अब ये जीवन भर भोगेंगे। जहां पर इनको जो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए गए थे उसमें ये देखा गया है कि राजेंद्र चौहान के द्वारा एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है महीने के लास्ट में जब ये रिटायर होने वाले थे उससे पहले इन्होंने कई बार जो 500 के नोटों की गड्डियां हैं वो आभूषण जो है वो चुराए हैं। इस तरह के जो वीडियो है वो सामने आए थे, जिसके बाद इन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। और ये जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है जिसके बाद अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि और भी कई ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। और जिस तरह से एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो पूरे दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल स्मिता, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्मिता, यानी जांच का दायरा अभी आगे और बढ़ सकता है? बिल्कुल, लगातार जो है यहाँ पर एसआईटी अपनी जांच करती जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में और भी कई संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी अब जांच की जा रही है, जिन्हें पूछताछ के लिए जल्द ही एसआईटी जो है वो संपर्क करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतने समय से यहाँ पर ये चीजें हो रही थी,
और ऐसे में जो संस्था है बीकेटीसी जो है वो भी कहीं ना कहीं इससे नजर बचाए हुए थी, उसे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। उनकी नाक के नीचे से ही जो समिति के लोग थे जो इस कमेटी में थे वो ही लोग जो है चोरी कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो समिति बनी थी बद्री केदार समिति, आखिर वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही थी, और अगर कर रही थी तो उससे कहाँ चूक हुई थी। ऐसे कई सवाल हैं जो अभी सामने है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी जो है वो जल्द ही इन सारे सवालों के जवाब जो है वो सामने रखेगी। बिल्कुल स्मिता, और तेजी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बहुत मददगार साबित हो रहे हैं प्रशासन के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं वो वाकई में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। हालांकि पहले ये बात सामने आई थी कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जब एसआईटी ने जोर दिया और रिकवर करने की कोशिश की तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुहैया कराया गया, जिसमें आज ये दूसरी गिरफ्तारी हुई और एक बड़ी गिरफ्तारी से माना जा रहा है। बिल्कुल स्मिता, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं चमोली के बद्रीनाथ धाम में कथित दान राशि चोरी मामले में दूसरे आरोपी राजेंद्र चौहान को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित सिविल जज, जूनियर डिवीजन एवं प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। चमोली पुलिस के मुताबिक इस मामले में हाल ही में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से आवंटित उसके कमरे की तलाशी में विदेशी मुद्रा, केसर के डिब्बे, कुछ अन्य सामान बरामद होने की जानकारी भी दी गई है। अब पुलिस का कहना है कि विशेष जांच दल यानी एसआईटी पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो देखिए, जहां एक तरफ एसआईटी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक देश एक कानून की मांग उठाई गई। महंत रविंद्र पुरी ने सीएम मोहन का समर्थन किया, उनके बयान का समर्थन किया। बद्रीनाथ धाम में कथित दान राशि चोरी मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक पत्नी और समान कानून संबंधी बयान का समर्थन किया गया। महंत ने कहा कि भारत में सभी नागरिकों के लिए कानून समान होना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन का उल्लेख किया, कहा कि एक पत्नी की व्यवस्था को आदर्श बताया और इससे परिवार व्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही सामाजिक संतुलन बना रहेगा। महंत ने 3 तलाक कानून और उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता का भी जिक्र किया। कहा कि जब अधिकार सभी के लिए समान है तो कानून भी एक जैसा ही होना चाहिए। केंद्र सरकार से इस विषय पर विचार करने की अपील की। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। भारत की एक प्राचीन परंपरा थी, जब से भारत में संविधान लागू हुआ है तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये शास्त्र कहते हैं, इसलिए एक नारी का ही सेवन करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम का उन्होंने उदाहरण दिया है, इस प्रकार जो जनसंख्या घनत्व उस पर बैलेंस रखेगा। और जो माताओं बहनों के साथ में ये तलाक की और ये जो घटनाएं घट रही हैं, दहेज कांड हो रहा है, उनकी शादी के बाद में हत्याएं हो रही, इस पर रोक लगेगी। इसलिए ये जो बयान उन्होंने दिया है इसका समस्त राज्य के मुख्यमंत्रियों को पालन करना। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर करौली शंकर महादेव के महामंडलेश्वर ने खान पान में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को भोजन करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए ताकि उनकी आस्था और विश्वास प्रभावित ना हो। उन्होंने भोजनालयों पर पहचान संबंधी बोर्ड लगाने जैसे सरकारी कदमों का समर्थन किया। नियमों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। महामंडलेश्वर ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले, नशाखोरी करने वाले और शरारती तत्वों के खिलाफ प्रशासन को कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा को लेकर महामंडलेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खान पान की पूरी जानकारी लेने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। वहीं महामंडलेश्वर की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान सख्ती की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे लोग जो माहौल बिगाड़ते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महामंडलेश्वर ने लेकर के जो प्रशासन ने और जो सरकारों ने, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं।
तो बोर्ड लगा करके हिंदुओं के, और उसके बाद फिर उसमें अन्य प्रकार का भोजन पके, तो हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, उसको ठेस पहुँचती है। तो जो गवर्नमेंट्स ने जो कदम उठाए हैं कि लोग बोर्ड्स अपने लगा के रखें कि आप किस धर्म से, किस मजहब से हैं, तो आपके पास वही व्यक्ति जाएगा जो आपके जैसे भोजन को पसंद करता होगा और उसको खाना पसंद होगा। तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी को चोट ना लगे आस्था को, इसलिए ये बिल्कुल सरकार के कदम सराहनीय है। कांवड़ मेला 2026 को लेकर हरिद्वार में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने सुरक्षा, ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और साथ ही आपदा प्रबंधन को लेकर संयुक्त रणनीति बनाई। मुख्य सचिव ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और सीमाओं पर तुरंत संयुक्त चेकपोस्ट, सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी और यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश बैठक के दौरान दिए गए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। आज जो है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अंतर जनपदीय, अंतर्राज्यीय एक बैठक थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी में जो आवश्यक समन्वय करने की बात है वो इस मीटिंग में रखी गई और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसमें अच्छी व्यवस्था और अच्छा समन्वय रहेगा सभी के साथ। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बैरागी कैंप, दक्षद्वीप और पंतद्वीप पार्किंग का निरीक्षण किया। डीएम ने सफाई, पेयजल, शौचालय, हाई मास्ट, लाइट सहित सभी व्यवस्थाएं 25 जुलाई तक हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पंतद्वीप पार्किंग में गंदगी और तय सीमा से अधिक अतिक्रमण मिलने पर संबंधित ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने, जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करने और पुलिस बल तैनात करने के आदेश भी दिए गए। कांवड़ मेला को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।